इतिहास में जब भी महान विजेताओं की बात होती है ना, तो एक नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है, सिकंदर, जिसे दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है। पर एक मजेदार बात पता है, दुनिया जीतने का सपना देखने वाले इस योद्धा की कहानी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो भारत में आया था। तो चलिए, आज हमारे पास जो ये सोर्सेज है, इसकी मदद से सिकंदर के उस अधूरे भारतीय अभियान की कहानी को जरा समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था? क्यों वो इंसान जो पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने निकला था, भारत से आगे बढ़ ही नहीं पाया? वो क्या वजह थी जिसने उसे लौटने पर मजबूर कर दिया? भाई, इसी सवाल के जवाब में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छिपी है। और हमारे इस सवाल का जवाब पता है कहाँ है? वो छिपा है इसी टेक्स्ट में। पहली नज़र में ये शायद सिर्फ कुछ जनरल नॉलेज के फैक्ट्स लगे, लेकिन असल में इन्हीं के अंदर वो सारे सुराग हैं जो हमें पूरी कहानी तक ले जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए एक एक कर इन सुरागों को जोड़ते हैं। अच्छा, कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये सिकंदर था कौन। मतलब एक राजकुमार दुनिया का सबसे महान विजेता बना कैसे? तो देखिए, सिकंदर का जन्म हुआ 356 बीसी में एक बहुत ही ताकतवर राजा फिलिप के यहाँ। मतलब ये तो तय था कि उसे विरासत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य मिलने वाला है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 329 बीसी में उसके पिता की हत्या कर दी गई। सोचिए, इतनी कम उम्र में सिकंदर के कंधों पर पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी आ गई, और बस यहीं से उसके अपने दौर की, उसके अपने युग की शुरुआत हुई। कहते हैं कि सिकंदर को बनाने में दो लोगों का सबसे बड़ा हाथ था। एक तरफ तो थे उसके पिता फिलिप, जिन्होंने उसे एक योद्धा बनाया, लड़ना सिखाया, रणनीति सिखाई। और दूसरी तरफ थे महान फिलोसोफर एरिस्टोटल यानी अरस्तु, जिन्होंने उसे ज्ञान दिया, सोचने का नजरिया दिया। तो एक तरफ ताकत, दूसरी तरफ दिमाग, और शायद यही कॉम्बिनेशन था जिसने उसे सबसे अलग बनाया। और बस इसी तैयारी के साथ, इसी मजबूत नींव के साथ सिकंदर ने अपना सबसे बड़ा सपना देखा, पूरी दुनिया को जीतने का। और उसकी नजरें आकर टिकी भारत पर। अब यहां से शुरू होता है इस कहानी का सबसे थ्रिलिंग पार्ट। तो चलिए वापस आते हैं अपने मेन सोर्स पर। जरा ध्यान से देखिए, यहां हमें एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, एक एग्जैक्ट डेट। इसमें साफ साफ लिखा है कि सिकंदर ने भारत पर अपना हमला 326 बीसी में शुरू किया था। 326 ईसा पूर्व। ये वो साल था जब इतिहास एक नया मोड़ लेने वाला था। सिकंदर अपनी एक बहुत बड़ी, विशाल सेना के साथ भारत की सरहदों पर आकर खड़ा हो गया। इतने बड़े मिशन पर सिकंदर अकेला नहीं था। उसका सबसे भरोसेमंद आदमी, उसका जनरल सेलुकस निकेटर उसके साथ था। यही वो इंसान था जो उसकी पूरी आर्मी को, मतलब जमीनी सेना को लीड कर रहा था। और हाँ, आगे चलकर इतिहास में इसका भी एक बहुत बड़ा रोल होने वाला था। अब जैसे ही सिकंदर ने भारत में कदम रखा, उसका सामना हुआ अपनी जिंदगी की शायद सबसे बड़ी चुनौती से। एक ऐसा राजा जिसने उसे ऐसी टक्कर दी जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की होगी। और वो थे राजा पोरस, पंजाब के एक बहुत ही बहादुर शासक। देखिए, उस दौर में कई राजा तो सिकंदर का नाम सुनते ही हथियार डाल देते थे, लेकिन पोरस ने उसके सामने झुकने से साफ साफ मना कर दिया। और इसके बाद जो लड़ाई हुई, वो इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक गिनी जाती है। और एक मजेदार बात बताऊं, इस एक ही लड़ाई के दो नाम हैं। ग्रीक लोग इसे बैटल ऑफ द हाइडेस्पीस कहते हैं, जबकि भारत में हम इसे झेलम की लड़ाई या वितस्ता का युद्ध के नाम से जानते। पोरस से जंग तो सिकंदर जीत गया, लेकिन इसके ठीक बाद उसकी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। ये वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल यह है कि सिकंदर आखिर रुका क्यों? इसका जवाब एक बार फिर हमें इसी सोर्स में मिलता है। बस एक लाइन, और इसी एक लाइन में पूरी कहानी का राज छिपा है। यही थी वो असली वजह। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। जी हां, बस इतनी सी बात। सोचिए, सालों से अपने घर से दूर लड़ते लड़ते उसके सैनिक अब बुरी तरह थक चुके थे। हिम्मत जवाब दे गई थी। उन्होंने साफ कह दिया, अब और आगे नहीं। और बस जो सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने निकला था, वो अपनी ही सेना के सामने हार गया। जब सेना ने ही आगे बढ़ने से मना कर दिया, तो सिकंदर के पास वापस लौटने के सिवा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। और यहीं से शुरू हुई उसकी आखिरी यात्रा, जो शायद उसकी सबसे दुखद यात्रा भी थी।
तो साल था 325 बीसी, जब सिकंदर ने बहुत भारी मन से घर वापसी का सफ़र शुरू किया। उसकी आर्मी का एक हिस्सा ज़मीन के रास्ते लौट रहा था और जो नेवी थी, मतलब जल सेना, उसकी कमान सौंपी गई निरियाकस को। लेकिन ये कोई जीत की वापसी नहीं थी, ये थके हुए, निराश सैनिकों की वापसी थी। और फिर 2 साल बाद 323 बीसी, ये वो साल था जब इतिहास का एक पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। वो कभी अपने घर पहुंच ही नहीं पाया। रास्ते में ही बेबीलोन नाम की जगह पर सिकंदर की मौत हो गई और उसका दुनिया जीतने का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो है उसकी उम्र। जब सिकंदर की मौत हुई तो वो सिर्फ 33 साल का था। जरा सोचिए, सिर्फ 33 साल की उम्र में उस इंसान ने पूरी दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया था। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। कभी सोचिएगा कि अगर उस दिन सिकंदर की सेना ने वो एक नदी, व्यास नदी, पार कर ली होती, तो आज भारत का और शायद पूरी दुनिया का इतिहास कैसा होता। खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप सिर्फ कल्पना में ही मिल सकता है।